लंबे तगड़े रॉबर्ट फॉर्च्यून ने कूली के आगे सिर झुका दिया। उसने एक उस्तरा निकाला और फॉर्च्यून के सिर का शुरुआती हिस्सा मुंडने लगा। या तो उस्तरा इतना कुंद था या फिर कूली ही ऐसा नाड़ी था कि फॉर्च्यून को लगा कि जैसे वो उसका सिर मुंड नहीं रहा बल्कि खुरच रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये घटना सितंबर 1848 में चीनी शहर शंघाई से कुछ दूर हुई थी। फॉर्च्यून ईस्ट इंडिया कंपनी का जासूस था जो चीन के अंदरूनी इलाकों में जाकर वहाँ से चाय की पत्तियां चुराने के काम पर आया हुआ था। लेकिन उस मकसद के लिए उसे सबसे पहले वेश बदलना था, जिसकी पहली शर्त है कि वो चीनी रिवाज के मुताबिक माथे के ऊपरी हिस्से से बाल मुंडवा ले। इसके बाद फॉर्च्यून के बालों में एक चोटी जोड़ दी गई और चीनी कपड़े पहना दिए गए। साथ ही उसे कहा गया कि वो अपना मुंह बंद रखे। हालांकि एक दिक्कत और थी जिसे छिपाना आसान नहीं था। फॉर्च्यून का कद आम चीनियों के मुकाबले 1 फुट से भी लंबा था। उसका हल कुछ यूं निकाला गया कि लोगों से कह दिया जाएगा कि वो चीन की दीवार के दूसरी ओर से आया है जहाँ के लोग लंबे होते हैं। इस काम में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। अगर फॉर्च्यून कामयाब हो जाता तो चाय पर चीन का हजारों साल का अधिकार समाप्त हो जाता और ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में चाय उगाकर सारी दुनिया में बेचना शुरू कर देती। लेकिन दूसरी ओर अगर वो पकड़ा जाता तो उसकी सिर्फ एक ही सजा थी, मौत। उसकी वजह ये थी कि चाय की पैदावार चीन में एक राज थी और उसके शासक सदियों से इस राज को छिपाने के लिए पूरी कोशिश करते आए थे। एक रिसर्च के मुताबिक पानी के बाद चाय दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पेय पदार्थ है और दुनिया में रोज तकरीबन 2 अरब लोग अपने दिन की शुरुआत चाय के गर्म प्याले से करते हैं। ये अलग बात है कि इस दौरान कम ही लोगों के दिमाग में ख्याल आता होगा कि ये चीज उन तक कैसे पहुंची। चाय की ये कहानी किसी रहस्यमय उपन्यास से कम नहीं है। ये ऐसी कहानी है जिसमें जासूसी रोमांच भी है, भाग्यशाली क्षण भी और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी। चाय की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। एक में मशहूर चीनी बादशाह शिनोंग ने सफाई के इरादे के बाद तमाम जनता को आदेश दिया कि वो पानी उबालकर पिया करें। एक दिन किसी जंगल में बादशाह का पानी उबल रहा था कि चंद पत्तियां हवा से उड़कर बर्तन में जा गिरी। शिनोंग ने जब ये पानी पिया तो ना सिर्फ उसे स्वाद पसंद आया बल्कि उसे पीने से उसके बदन में चुस्ती भी आ गई। ये चाय की पत्तियां थीं और उनको पीने के बाद बादशाह ने जनता को आदेश दिया कि वे भी इसे आजमाएं। इसके बाद ये पेय पदार्थ चीन के कोने कोने तक पहुंच गया। यूरोप को सबसे पहले 16वीं सदी में चाय के बारे में पता चला जब पुर्तगालियों ने इसकी पत्ती का व्यापार शुरू किया। एक सदी के अंदर अंदर चाय दुनिया के विभिन्न इलाकों में पी जाने लगी। खास तौर पर ये अंग्रेजों को इतनी पसंद आई कि घर घर पी जाने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर पश्चिम से हर सामान के व्यापार की जिम्मेदारी थी। उसे चाय की पत्ती महंगे दामों पर चीन से खरीदनी पड़ती थी और वहां से लंबे समुद्री रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचती थी जहां इसके दाम बढ़ जाते थे। इस वजह से अंग्रेज चाहते थे कि वे खुद हिंदुस्तान में इसे उगाएं ताकि चीन का पत्ता कट जाए। इस इरादे में सबसे बड़ी रुकावट थी कि चाय का पौधा कैसे उगता है, इससे चाय कैसे हासिल की जाती है, इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। यही कारण था कि कंपनी ने रॉबर्ट फॉर्च्यून को इस पर जासूसी के लिए भेजा था। इस मकसद के लिए उसे चीन के उन इलाकों तक जाना था जहां शायद मार्को पोलो के बाद किसी यूरोप के शख्स ने कदम नहीं रखा था। उसे मालूम हुआ था कि फोजियान प्रांत के पहाड़ों में सबसे अच्छी काली चाय उगती है, इसलिए उसने अपने एक साथी को वहां जाने के लिए कहा। फॉर्च्यून ने सिर मुंडवाने, नकली चोटी रखने और चीनी व्यापारियों की तरह वेश धारण करने के अलावा अपना एक चीनी नाम भी रखा था, सिंह हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे खास तौर पर यह आदेश दिया था कि वो बेहतरीन चाय के पौधे और बीज के अलावा ऐसे पौधों की खेती और उगाने की तकनीक हासिल करके आए जो हिंदुस्तान में पैदा किए जा सके। इस काम के बदले उसे 500 पाउंड सालाना दिया जाता। लेकिन फॉर्च्यून का काम आसान नहीं था। उसे चीन से केवल चाय को पैदा करने के तरीके नहीं सीखने थे बल्कि वहां से उन नायाब पौधों को चोरी करके लाना था। फॉर्च्यून खासा अनुभवी व्यक्ति था। उसे चाय की किस्में देखकर पता लग गया कि चंद पौधों से कुछ नहीं होगा बल्कि पौधों और बीजों को तस्करी के जरिए भारत लाना पड़ेगा ताकि वहां चाय की पैदावार बड़े पैमाने पर शुरू हो सके। यही नहीं, उसे चीनी मजदूरों की भी जरूरत थी ताकि वे हिंदुस्तान में चाय की खेती में मदद दे सकें। इस दौरान उसे खुद ही चाय के पौधों के उगने के मौसम, पत्ती की पैदावार, सुखाने के तरीकों आदि के बारे में सारी बातें जाननी थी। फॉर्च्यून का मकसद आम चाय के पौधे हासिल करना नहीं था बल्कि बेहतरीन चाय हासिल करना था। आखिर कई नावों, पालकियों, घोड़ों और मुश्किल रास्तों को पार कर फॉर्च्यून 3 महीने के बाद एक घाटी के चाय के कारखाने में पहुंचा। इससे पहले यूरोप में समझा जाता था कि काली चाय और हरी चाय के पौधे अलग अलग होते हैं, लेकिन फॉर्च्यून ये देखकर अचरज में पड़ गया कि दोनों तरह की चाय एक ही पौधे से हासिल की जाती है। फॉर्च्यून ने यहाँ चाय बनाने के हर तरीके पर खामोशी से काम किया।
उसे अगर कोई बात समझ नहीं आती तो वो अपने साथी से पूछ लेता था। फॉर्च्यून की मेहनत रंग लाई और वो शासक की आंख बचाकर पौधे, बीज और कुछ मजदूर हिंदुस्तान में भेजने में कामयाब हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी निगरानी में असम के इलाके में चाय के पौधे उगाने शुरू किए। लेकिन एक गलती हो गई। वो जो पौधे चीन से लेकर आया था वे वहाँ पहाड़ के ठंडे मौसम के आदी थे। असम के गर्म इलाके उन्हें रास नहीं आए और वो धीरे धीरे सूखने लगे। इससे पहले ये तमाम कोशिशें बर्बाद हो जाती, इस दौरान एक अजीब संयोग हुआ। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की खुशकिस्मती कहें या चीन की बदकिस्मती कि उसी दौरान असम में उगने वाले एक पौधे का मामला सामने आया। इस पौधे को एक स्कॉटिश व्यक्ति रॉबर्ट ब्रॉस ने 1823 में खोजा था। चाय से मिलता जुलता ये पौधा असम के पहाड़ी इलाकों में जंगली झाड़ियों की तरह उगता था। हालांकि कई विशेषज्ञों के अनुसार इससे बनने वाला पेय पदार्थ चाय से कम अच्छा था। फॉर्च्यून के पौधों की नाकामी के बाद कंपनी ने अपना ध्यान असम के इस पौधे पर लगा दिया। फॉर्च्यून ने जब इस पर शोध किया तो मालूम हुआ कि ये न सिर्फ चीनी चाय के पौधों से बेहद मिलता जुलता है, बल्कि ये उसकी ही एक नस्ल है। चीन से तस्करी कर लाई गई चाय और तकनीक अब कामयाब साबित हुई। इन तरीकों के मुताबिक जब पत्ती उगाई गई तो उसे लोगों ने खासा पसंद किया और इस तरह कॉर्पोरेट दुनिया के इतिहास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी चोरी नाकाम होते होते भी कामयाब हो गई। देसी चाय की कामयाबी के बाद कंपनी ने असम का बड़ा इलाका हिंदुस्तानी पौधे की पैदावार के लिए सीमित कर दिया और व्यापार की शुरुआत हुई। एक समय के बाद इसकी पैदावार ने चीन को पीछे छोड़ दिया। निर्यात में कमी के कारण चीन के चाय के बागान सूखने लगे और वो देश जो चाय के लिए मशहूर था एक कोने में सिमट गया। अंग्रेजों ने चाय बनाने में एक नई शुरुआत की। चीनी तो हजारों सालों से उबलते पानी में पत्ती डालकर चाय पीते थे, लेकिन अंग्रेजों ने पेय पदार्थ में पहले चीनी और बाद में दूध डालना शुरू कर दिया। सच तो ये है कि आज भी चीनियों को ये बात अजीब लगती है कि चाय में किसी और चीज को मिलाया जाए। जहाँ हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की दूसरी बहुत सी आदतें अपना ली, वे अपने शासकों की देखा देखी चाय में भी मिलावटें करने लगे। चाय की कहानी में हिंदुस्तान की भूमिका का एक सबूत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में अमेरिका की यात्रा के दौरान पेश किया। उन्होंने कांग्रेस के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में पैदा होने वाली चाय ने अमेरिकियों की ब्रिटेन से आजादी के जज्बे को हवा दी थी। उनका इशारा 1773 की तरफ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिका में चाय का व्यापार करती थी लेकिन टैक्स अदा नहीं करती थी। आखिर तंग आकर एक दिन कुछ अमेरिकियों ने बोस्टन के बंदरगाह पर कंपनी के जहाज से चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। ब्रिटेन की सरकार ने इसका जवाब मजबूती से दिया, जिसके बाद अमेरिकी आबादी में ऐसी बेचैनी फैली कि 3 साल बाद अमेरिका को आजादी मिली। हालांकि राजीव गांधी को उस समय गलतफहमी हुई थी। 18वीं सदी में हिंदुस्तानियों ने चाय उगाना नहीं शुरू किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय खरीदती थी।